बोलो। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द राइट वर्सेस फेक एनजीओज इन इंडिया, जहाँ पर हमने दो एग्जांपल अभी देखे। एक हमने देखा लीगल राइट प्रोटेक्शन फोरम, जो कि एज अ एक्टिव, जो कि एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, जो बता रहा है कि रिलीजियस कन्वर्जन आप हो रहा है, आप उसको रोकिए। हमारे यहाँ रिलीजियस कन्वर्जन को रोकने के अलग अलग एक्ट भी हैं जो पार्लियामेंट के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आप अंडर आर्टिकल आर्टिकल 25 से 28 जो आपके रिलीजियस राइट्स हैं, उनमें आप अपना धर्म निभाइए, दूसरे के धर्म के साथ छेड़खानी मत कीजिए, हार्म प्रिंसिपल मत कीजिए। उसके अंदर स्टेट इंटरवीन करेगा आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सारी चीजें ये आर्टिकल दर्शाना चाहता है। और थैंक यू। एफसीआरए का बात किया तो एफसीआरए इट इज बीइंग अमेंडमेंट इन 2010, 1976 में आया था और 2010 में अमेंडमेंट किया गया। और जो हाल फिलहाल में अमेंडमेंट किया गया उसमें बोला गया कि 3 एरियाज कि आपको कोई भी एनजीओ है उनका जो बैंक ब्रांच होना चाहिए वो दिल्ली एसबीआई में बैंक ब्रांच होगा, वहीं से कंट्रीब्यूशन मिलेगा एनजीओ को। एनजीओ खर्चा कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट 75% ऑफ द जो मनी है इट शुड बी ऑन द प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं कि 75% अपने पॉकेट में रख लिए, 25% हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर चले। तीसरा कि आधार मैंडेटेड है आधार सीडिंग करना। चौथा कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज अगर आपका अकाउंट मांगेगी तो आपको देना ही है। तो ये एफसीआरए नॉर्म्स के अंडर में बहुत सारे एनजीओ थे, उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली 3,000 से अप्रोक्सीमेटली उनका जो लाइसेंस था वो कैंसिल कर दिया गया। तो पिछले 3 साल में 60,000 करोड़ इंडिया में आया है फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। उसमें से बहुत सारे एनजीओ थे जिनका लाइसेंस कैंसिल हुआ, तो एक बोल सकते। और हमारे यहाँ पे आज के टाइम में टोटल 12 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आए हैं। और अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में सेक्शन 295 और 298 ए ये बात करता है कि आप धर्मांतरण नहीं करवा सकते हैं किसी भी कारण से। हम्म। तो प्रवेश, कैन वी से कि विलफुल कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, फोर्सफुल इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल कर सकते हैं, कंसाइंस का जो पार्ट ही है। हो। हाँ। एथीस ही बन लेकिन सकते हैं, बिल्कुल साइंस है। अगर आप बिल्कुल भी हम्म। करते हैं, अगर आप बिल्कुल भी करते हैं तो आप एसडीएम के पास जाइए, रजिस्टर कराइए अपनी शादी। 1 महीने के अंदर सब पूरी पब्लिक को दिखाई जाएगा कि आपने किससे शादी करी, दूसरी जाति के, दूसरे धर्म से। कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उस ऑब्जेक्शन को भी ट्रीट उसको किया जाएगा धर्म एज है अ। प्रवेश इसमें, क्योंकि हाँ। कन्वर्जन धर्म में होता है ना, जाति में नहीं है ना हम्म। इसमें। तो नेक्स्ट, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ फर्स्ट एडल्ट टीबी वैक्सीन डिराइव फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेज बिगिंस। भारत बायोटेक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जब भी बात करते हैं वैक्सीनेशन से। भारत बायोटेक वो एक तरह से गवर्नमेंट सपोर्टेड एडेड बॉडी है, लेकिन जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो प्राइवेट बॉडी है। पुणे वाले जो साइरस पुणे वाला उनका है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो ही सर्वेवैक बना रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर के जो वैक्सीन। जो इंडिया में एस्ट्राजेनेका था वो भी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाए थे, और भारत बायोटेक ने वो वैक्सीन बनाया था। तो वो फिर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं विद एम टी बी वैक, फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस डिराइव फ्रॉम ह्यूमन सोर्सेस। लॉन्ग लास्टिंग वैक्सीन दिया जाएगा, बीसीजी न्यू बॉर्न को दिया जाता है, लेकिन तब भी देखा जाता है कि एडल्ट में बीसीजी वैक्सीन लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव उतना नहीं है, तो उसको इफेक्टिव बनाने के लिए एमटीवी वैक बना। रिगार्डिंग द कस्टोडियल डेथ, बहुत सारे केसेस दिखा गया है इन द तमिलनाडु, फिर कस्टोडियल डेथ गुजरात में केस हुआ था। तो इसको रोकने के लिए डीके बासु गाइडलाइन है, वो बात करते हैं जब कस्टोडी में रखते हैं लोग तो आपके पास कैमरा होना चाहिए, रिकॉर्डेड होना चाहिए, एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होना चाहिए, रूल्स बुक फॉलो होना चाहिए ओवरऑल। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट, इंट्रोगेशन और डिटेंशन से रिलेटेड जो भी डेटा है वो अवेलेबल होना चाहिए। हम्म। और रिकॉर्डेड भी होना चाहिए, बस एक एरिया ये सब हो गया था। तो दे हैव अगर टेकन इस स्ट्रिक्टर व्यू, सुप्रीम कोर्ट टेकन स्ट्रिक्टर व्यू while regarding with the bail of the police person accused in the custodial death। बेल क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पुलिस एक तो पब्लिक बॉडी, पब्लिक ऑफिशियल है। दूसरा, इट हैज टू इन्फोर्स लॉ एंड ऑर्डर, और लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स करने के लिए उनका खुद का भी एथिकल स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए, तभी जाके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा आम पब्लिक को। कंटिन्यू पर। यहाँ पर मैं बोलूंगा कि जो कस्टोडियल डेथ
कस्टोडियल डेथ अगर बात की जाए, जो हमारे कानूनी प्रावधान है, सीआरपीसी के अंदर भी मेंशन है, आईपीसी के अंदर भी मेंशन है। क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी महिला जो कन्विक्टेड है उसके साथ अगर आपने सेक्सुअल कुछ भी एक्टिविटी की, इसके अलावा आपने किसी मेल पर्सन के साथ मारपीट की, किन्हीं कारण से, किसी भी कारण से उसकी मौत हो जाती है, इसको ऐसा डिफाइन किया गया है। यानी कस्टोडियल डेथ इज फुली डिफाइंड इनटू द लीगल लॉ, नंबर 1। इसके अलावा डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, ये केस है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हम आपको 11 इंस्ट्रक्शन देते हैं, जितनी भी आपकी जेल अथॉरिटी इंडिया के अंदर काम करते हैं, 11 इन टोटल 11 है, जिसमें कि इंटेरोगेशन से लेकर के ट्रायल तक, टॉर्चर तक, हर चीज के ऊपर कानूनी प्रावधान लगाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और जेल अथॉरिटी को रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर कौन सी ऐसी बॉडी है जो इस चीज को डील करती है, जिसका नाम हमने देखा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अंडर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। अगर बात बोली जाए कि क्या सिर्फ सिविल मैटर्स या क्रिमिनल मैटर जो आम जेल के अंदर होते हैं उन्हीं को डील करते हैं, तो द आंसर इज नो। आपके पैरामिलिट्री कोर्ट, आर्मी कोर्ट, नेवी कोर्ट, यहाँ पर जहां पर आपका मार्शल लॉ लगता है, वहां पर भी जुडिशियल कस्टडी के अंदर अगर आपको किसी की डेथ हो जाती है, तो दैट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ एज फार एज द 11 इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द डीके बासु। यस। And Gujarat is the state with the highest number of custodial deaths in last 5 years, according to Ministry of Home Affairs. और आर्टिकल 136 जो है डील्स विद द स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन, अगर उनको लगता है, स्पेशल लीव टू अपील फॉर एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर मिलिट्री ट्राइब्यूनल और कोर्ट मार्शल। तो अंडर आर्टिकल 136 पावर यूज करते हुए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने Justice Gawai have said that Supreme Court has to act as a custodian of the Constitution. अगर बोले जाए तो सुप्रीम कोर्ट का तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स power to the Supreme Court that it is a final interpreter of the Constitution. And over the years, from last 75 years, Supreme Court has adhered to the vision of the Constitution. उन्होंने वाइडन किया है स्कोप, राइट्स और जस्टिस को भी, टू इम्पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एट अ वेरी ग्रासरूट लेवल। 1973 में केशव नंदा भारती केस से लेकर के मिनर्वा मिल केस में, इसमें उन्होंने लिबर्टी को वाइडन किया, हर जगह इंटरप्रिटेशन बढ़ाया और फ्लूइडिटी बढ़ा दिया कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन। तो इसे बात है, क्रिटिसिज्म ऑफ द जजमेंट इज फाइन, बट क्रिटिसिज्म ऑफ द जज कैन बी टेकन अंडर डिफेमेशन केस एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है अंडर एक्ट 1971। इसमें दो टाइप का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड सिविल। क्रिमिनल में होता है कि इफ यू आर विलिंगली यूजिंग हेटफुल लैंग्वेजेस अगेंस्ट द जजेस, या उनका जो जुडिक्शन है उनको हैम्पर कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तीसरा कि जो उनका डिग्निटी है वो अगर आप वायलेट कर रहे हो, जजमेंट के बीच में बाधा बन रहे हो, तो आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट करें। अगर इस टॉपिक को मैं कंक्लूड करूं तो बेसिकली जस्टिस गवाई क्या कहना चाहते हैं, ये बोल रहे हैं जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ध्यान रख करके सुप्रीम कोर्ट की इज्जत को बनाने का काम करिए। कैसे? आप पार्टीशन मत दिखाइए, आप पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट से प्री रिटायरमेंट जजमेंट मत दीजिए, आप जुडिशरी के रिव्यू के नाम पर जुडिशियल इंटरवेंशन मत कीजिए, जुडिशियल रिस्ट्रेंट थोड़ी बालकृष्णन जज की आप मानिए। क्यों ऐसा हो? अगर आप ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की इमेज बची रहेगी। कारण, आपके बोबडे साहब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से, दिनेश शर्मा आते हैं, दिनेश मिश्रा आते हैं, सबके ऊपर इंडिविजुअल लेवल पर क्रिटिसिज्म करते हैं। कौन? उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स करते हैं कि आप जो है, आपके ऊपर सेक्सुअल असोल्ट का मामला भी है, आप तो कॉर्पोरेट की बाइक चलाते हैं, आप जो तो है छुट्टियों पर चले जाते हैं, आप मास्टर ऑफ द रोस्टर का मैटर अपने हिसाब से चलाते हैं। ये सारे एलिगेशन है आपके सीजीआई के ऊपर। इससे होता क्या है कि जो सीजीआई की जुडिशियल सोवरेनिटी की बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की गई है, कहीं ना कहीं वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाती है। तो जस्टिस गवाई ये कहना चाहते हैं कि आप जुडिशियल रिस्ट्रेंट थ्योरी को उस पर एडहर करिए, ताकि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इंडिया के अंदर चलता रहे, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहे कॉन्स्टिट्यूशन का। ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? जब जुडिशरी की इज्जत होगी, जुडिशरी पे ट्रस्ट होगा। और वो कैसे होगा? जब आप बिना पार्टीशन के अपने जजमेंट देंगे, बिना
फियर के, फेवर के, इल और विल के, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। अगर आप बात करें कि जजेस के ऊपर क्या कंटेम्प्ट लगता है, यस लगता है। कौन लगाते हैं? वकील ही लगाते हैं। हम अब तक ये पढ़ते आए हैं कि सिर्फ जज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाते हैं, नहीं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अंदर जज लगा सकते हैं कंटेम्प्ट किसी आम आदमी के ऊपर, किसी वकील के ऊपर। अगर आप, जैसा अभी आपने ब्यूटीफुली बताया कि आप या तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट करते हैं, एक्ट 1971 डिफाइन करता है, या सिविल कंटेम्प्ट करते हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर अगर आप किसी वकील के साथ बदतमीजी करते हैं, किसी वकील के, पूरी जो बार काउंसिल है उसको पता लगता है जज जो है मेल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, तो कंटेम्प्ट लगता है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सीजीआई, किसी कुछ भी हो, और उस जज के ऊपर कमेटी बिठाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, जिसमें बार काउंसिल का भी रोल होता है। तो कहीं ना कहीं जो जज हैं, जो जस्टिस गवाही हैं, वो कहीं ना कहीं यही दर्शाना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की इमेज को बरकरार रखिए, जो ट्रस्ट लोगों के मन में उसको बरकरार रखिए। कंटिन्यू। थैंक यू प्रवेश। 5,000 इंडियन इन कंबोडिया फोर्स्ड इनटू साइबर क्राइम स्कैम। मतलब 5,000 इंडियन उनको बंदी बनाया गया कंबोडिया में और उनसे जबरदस्ती स्कैम करवाया जा रहा है, साइबर क्राइम। एंड MHA हैव टेकन नोट ऑफ इट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ मीटी एंड इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, they are talking about strategy to rescue the Indian trapped in the Cambodia, because they are being held against their own will and carrying out cyber fraud on the people back home. 500 crore. They have allegedly dubbed people 500 crore. तो इसमें कैसे किया जा सकता है? तो पहला बात है, कंबोडिया का जो गवर्नमेंट है उनके साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा सकता है, ट्रीटी साइन किया जा सकता है, एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी साइन किया जा सकता है कंबोडिया और बाकी जो इन दैट रीजन। दूसरा, NIA का रूल यहाँ आ सकता है क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन भी है। तीसरा, इसमें इंटरपोल का भी रूल आ सकता है ओवरऑल, कि कैसे वो डायरेक्ट कर सकते हैं लोकल नेशनल गवर्नमेंट, और नेशनल गवर्नमेंट अरेस्ट करके उनको पहुंचा सकते हैं। और तो इसमें बस इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक सर्च करके बता दूं। So it is under the Ministry of Home Affairs, provides a framework ecosystem for law enforcement agencies dealing in cybercrime coordinated comprehensive manner. बाकी it was approved, तो मतलब ये एक स्कीम थी, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर स्कीम। दिस वाज अप्रूव्ड इन 2018 एंड ये इसी के अंडर अप्रूव किया गया था 2018 में। इसका मतलब तो और कि नाम कोऑर्डिनेशन क्या में करते हैं, हेल्प साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन करने के लिए बिटवीन द पुलिस ऑफिशियल एजेंसीज, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में, उनके अंडर में 4-5 एरिया है ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, एक डेटा मैनेजमेंट करने के लिए, थ्रेट एनालिसिस करने के लिए, फोरेंसिक लैबोरेटरी स्टैब्लिश करने के लिए, इनोवेशन रिसर्च एंड ऑन द साइबर क्राइम, इतने सारे एरिया में वे काम करते हैं। और I4 बाकी अर्ली वार्निंग सिस्टम में भी काम करते हैं, देन इजी फाइलिंग ऑफ द साइबर क्राइम रिलेटेड कंप्लेंट्स एंड देन आइडेंटिफाइंग क्या ट्रेंड्स और पैटर्न्स हैं, awareness creation and then assisting the states and UTs in capacity building of police officers, public prosecutors, judicial officers. और यहीं पर मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी हमारे साथी के साथ या किसी भी जनता के साथ अगर ऐसा कोई क्राइम होता है साइबर स्पेस का, तो इस एजेंसी का टोल फ्री नंबर भी है 1930, आप मिलाइए फोन। और जैसे पीसीआर के पास सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बैंकिंग अथॉरिटीज के पास और जो आपकी पुलिस अथॉरिटी है उनके पास पहुंचती है। कंटिन्यू। DG कवच बोलते हैं इसको, DG कवच। Advisory board have to consider if detention in needed in eyes of law. तो अंडर आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 2 टाइप के डिटेंशन होते हैं, प्रिवेंटिव एंड प्यूनेटिव। प्यूनेटिव मतलब कन्विक्शन के बाद इफ पुलिस हैज कैरिड आउट डिटेंशन, और प्रिवेंटिव मतलब कि पुलिस को या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को पता है कि आप कुछ हार्म करोगे सोसाइटी को, तो आपको डिटेन किया जा सकता है। उसमें 3 महीने से ज्यादा नहीं किया जा सकता। अगर 3 महीने से ज्यादा करना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड बैठती है, उनके रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही 3 महीने से ज्यादा किया जा सकता है डिटेन। तो इसी पर ही बात हो रहा है कि कुछ कुछ प्रैक्टिस में देखा गया है कि इन सेवरल केसेस पर्सनल लिबर्टी हैव बीन हार्म्ड, और
ओवरऑल लॉन्ग टर्म डिटेंशन भी किया गया है। तो इसमें बोला कि ड्रैकोनियन प्रिवेंटिव डिटेंशन शुड नॉट बिहेव लाइक अ रबर स्टैंपिंग अथॉरिटी, इट शुड एक्ट सेफ्टी वो बिटवीन द यूज आर्बिट्री यूज ऑफ द स्टेट एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, बीच का होना चाहिए। तो आर्टिकल 21-22 के बीच का प्रोविजन इन्होंने बात की। तो ओवरऑल अगर एसेंस बोला जाए तो एक एडवाइजरी बोर्ड दैट शुड कंसिस्ट पर्सनल क्वालिफाइड टू बी एचसी जज, ये डिसाइड करता है कि कार्य उसके बाहर बाद में होना चाहिए इंटेंशन की नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज फॉर अ मैक्सिमम 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 3 महीने। पीरियड 3 months के लिए हो सकता है, एंड चेंज भी हो सकता है टाइम पीरियड, एंड विच कैन बी डन ओनली बाय द पार्लियामेंट। हाँ, देयर इज दिस लॉ आल्सो, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। तो ये भी बोलता है कि इट कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 months अप टू टोटल ऑफ 12 months ओनली ऑन द फेवरेबल रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड which is constituted by high court judges या persons eligible to be appointed as high court judges। उनका काम है कि वो इंफॉर्मेशन लेंगे, डिटेंटेड जो जो लोग हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, कलेक्टिव हो सकते हैं, उनसे बात करेंगे, हियर करेंगे उनका ग्रीवांसेस, रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि उसके 3 महीने से ऊपर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अगर कौशिक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर कि इंडिया के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसको ड्रैकोनियन लॉ भी बोला जाता है, इसकी जरूरत तो मैं नहीं पूछूंगा आपसे क्योंकि जरूरत तो है, लेकिन क्या क्या प्रावधान प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी इनमेट को दिए जाते हैं जो कि अपहोल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन इंडिया? प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, एक तरह आर्टिकल 32 के अंदर आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अनटिल अनलेस अगर आप एनमी जो कंट्री है उनके आप नहीं है तो मतलब, लेकिन आपके पास पावर रहता है कि आप जा सकते हैं, पावर्स मैं बताता बाकी हूँ। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आपको क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट दी गई है? पहला, आपको जब डिटेंशन के अंदर रखा गया, आपको जो अथॉरिटीज हैं वो पहले ये बताएंगे आपका डिटेंशन क्यों किया हमने, आपको बताएंगी, रिटर्न में देंगे आपको कि इस कारण से आपको डिटेंशन। दूसरा, आपको लीगल असिस्टेंस दिया जाएगा, आपका वकील होगा, आपको जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा जाएगा, आपसे जितनी देर वो पूछताछ करना चाहे आपको रखेगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर, आई एम अगेन रिटरेटिंग दिस वेरी एम्फेसाइजली, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आपके साथ मारपीट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। यानी आप जो कस्टोडियल ट्रीटमेंट है वो किसी में प्रिवेंटिव नहीं है। डिटेंशन। इसके अलावा जो एडवाइजरी बोर्ड है, 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, इस तरीके से वो बोर्ड बैठेगा। अगर उनको लगता है कि आपका बाहर निकलना देश के लिए खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा है, तो आपको नहीं निकाला जाएगा। इसके अलावा आपके रूटीन चेकअप्स होते हैं, आपको आपको सीसीटीवी फुटेज के अंदर रखा जाता है। इसके अलावा जो अथॉरिटीज होती हैं वो इंश्योर करती हैं कि आपको, जब आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सोशल ऑस्टिफिकेशन है, सामाजिक जो आपको पुराने जमाने में बोलते देश निकाला, वो आपका ना हो। ये भी जिम्मेदारी एडवाइजरी बोर्ड की है कि जब आपको डिटेंशन खत्म कर रहे हैं तो उस चीज का भी प्रावधान करें, पूरा आपको रिटर्न में दे कि हाँ आपको अब छोड़ा जा रहा है, ताकि किसी को ऐसा ना लगे सोसाइटी के अंदर कि ये तो जेल में रहता है। हम्म, कंटिन्यू। ठीक। Bangalore blast case NIA identifies, we have discussed the rule and mandate of NIA. Philippines leader warns of countermeasures as China steps up aggression in sea. तो साउथ चाइना सी के हिसाब से अगर बात किया जाए तो देयर इशू बिटवीन द नेबरिंग कंट्री ऑफ द चाइना, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान एंड चाइनीज। फिशरी ट्रॉलर का बात होता है बिकॉज चाइनीज फिशरी ट्रॉलर है वो डीप सी में जाकर के फिशिंग करते हैं, अनरेगुलेटेड फिशिंग, अंडर रिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग। दूसरा कि वो आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्डअप कर रहे हैं टू इंक्रीज द ईईजेड वैल्यू, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो बाकी जब कंट्रीज बोलते हैं कि मेरा ईईजेड हैम्पर हो जाएगा, इसलिए ऑलवेज देर इज अ क्लैश बिटवीन द कंट्रीज। इंडिया का रोल रहा है कि लॉन्ग टर्म में इंडो पैसिफिक को कैसे सिक्योर करें, उसे के लिए क्वाड फॉर्मेशन हुआ, और बाकी क्वाड में भी बाकी लोग क्वाड प्लस होना चाहिए, ऐसा बात करते हैं, बाकी लोग को इंक्लूड करने, बाकी कंट्रीज को इंक्लूड करने।
IRCTC टू रन भारत गौरव ट्रेन, तो पूरी काशी अयोध्या। IRCTC अगर इसका बात किया जाए तो आई थिंक इट इज, इसमें गवर्नमेंट बॉडी है, लेकिन गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है इनका IRCTC के अंदर में, बस टेक है। अगर हम बात करें It तो was established in 1999 by the Government of India and operated under administrative control of the Ministry of Railways. So जो मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टिकटिंग, केटरिंग और टूरिज्म सर्विसेज से रिलेटेड। गवर्नमेंट होल्डिंग 67% ओनरशिप है अभी, एज ऑफ नो। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, टिकटिंग, केटरिंग एंड टूरिज्म सर्विसेज। पहले स्टेट ओन थे पूरे, अब 67%। Countdown to the pandemic treaty. When we discuss about the pandemic, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट कोड आते हैं, इंटरनेशनल हेल्थ, उसी से रिलेटेड कोड है 2005 में आया था, जिसमें बात हो रहा था कि लॉन्ग टर्म कोई पैंडेमिक आता है तो कैसे कंट्री का प्रोटोकॉल होना चाहिए और कैसे हर एक कंट्री सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन वो मैंडेटरी था, वो लीगली बाइंडिंग था, लेकिन इन्फोर्समेंट का पावर WHO के पास नहीं था। उसके बाद फिर 2008-9 के आसपास में स्वाइन फ्लू है, MERS है, इबोला अफ्रीकन रीजन में है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर है, उसके बाद फिर कोविड-19 है। तो देखा गया है कि WHO का जो इन्फोर्समेंट पावर है, रेगुलेशन पावर ऑफ द कंट्रीज है, बहुत कम है। तभी आफ्टर द कोविड देयर इज टॉक अबाउट WHO पैंडेमिक अग्रीमेंट। इसमें अभी चर्चा हो रहा है, अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी नेगोशिएशन चल रहा है। तो पैंडेमिक अग्रीमेंट में क्या हो सकता है कि एवरी कंट्री विल हैव अ डेफिनेट कोड रिगार्डिंग द पैंडेमिक। वो कोड स्टार्ट हो जाएगा जब पैंडेमिक स्टार्ट होगा, और वो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। WHO विल हैव द पावर टू रेगुलेट, मॉनिटर द ईच कंट्रीज प्रोग्रेस और इन्फोर्समेंट। तो उससे क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन हो सकता है, कि कोई अगर फ्लाइट को बंद करना है तो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन डेवलप करना है और किसी को देना है तो कोई कंट्री ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं नहीं दूंगा वैक्सीन। तो ओवरऑल फॉर द लार्जर पर्पस, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एंड होल ऑफ ह्यूमैनिटी, पैंडेमिक ट्रीटी इज बीइंग नेगोशिएटेड राइट ऑफ नाउ। ये था, हाँ, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन कोड 2005 में, उसी के अंदर बात हो रहा था कि कैसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, अगर कोई कंट्री के बीच में अंदर में होता है तो वो रिपोर्ट करे जा करके। लेकिन देखा गया चाइनीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2019 में स्टार्ट हो चुका था पैंडेमिक, एंड नवंबर, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट किया तो जनवरी में। तो 3 महीने के गैप बहुत होते हैं पैंडेमिक में, तो कैसे इसको इफेक्टिविटी बढ़ाए, इसलिए ये किया जा रहा है। वैक्सीन नेशनलिज्म को डील कैसे किया जाए, WHO के पास एक एक्सेसिबल होना चाहिए पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम। उसमें बोला गया कि जो भी आप काम करते हो विथ रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक सीक्वेंसिंग, बायो लैब सिक्योरिटी 4 बाकी जगह में, वो आप शेयर करें WHO के साथ, तभी उसका सेफ्टी प्रोटोकॉल, सेफ्टी मेजर्स और लॉन्ग टर्म उसका इफेक्टिविटी देख सकते हैं। फिर वो बात किया कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उनको भी रेगुलेट और उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन वेयर ऑलरेडी आर लीगली बाइंडिंग, लेकिन वो प्रिवेंट नहीं कर पाए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन या फिर होर्डिंग ऑफ द वैक्सीनेशन, अदर मेडिकल काउंटर मेजर्स। दैट इज व्हाई पैंडेमिक ट्रीटी इज नीडेड। कंसेंसस बिल्डिंग के किया जाएगा और इट विल बी अ क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स द रिबिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन विद द नेशन, ऑब्वियसली। तो एक लाइन में बोला जाए तो पहले था, इन्फोर्स नहीं हो पाया, इसलिए एक नया चाहिए पैंडेमिक एग्रीमेंट। इसे बोला है कि न्यू दिल्ली वॉशिंगटन अपीयर टू स्क्वायरिंग ऑफ फाइट ओवर द US एक्सप्रेसिंग कंसर्न। तो इंडिया का स्टैंड रहा है कि आप इंटरफेयर नहीं करें। कभी इंडिया नहीं बात करते कि व्हाई डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन अरेस्टेड, व्हाई देयर इज अ इशू ऑफ द इंडियंस गेटिंग किल्ड, 45 इंडियंस हैव बीन किल्ड इन लास्ट 2 मंथ। इंडिया नहीं बोला, इंडिया बोल सकते थे। और उनका हमेशा से व्यू पॉइंट रहता है कि इंडिया शुड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, इट शुड फॉलो। तो इंडिया हमेशा बोलता है इट इज आवर इंटरनल मैटर
and no one, even German government and also the US, they don't have any right to criticize. और जो भी प्रोसेस चल रहा है इंडिया के अंदर, इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी लीगल प्रोसेस है. अंडरस्टैंडिंग इंडिया कोल इंपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल इंपोर्ट इंडिया में डिपेंडेंट है इन स्पाइट ऑफ 1 बिलियन टन ऑफ कोल प्रोडक्शन इन इंडिया. तभी जाके इंडिया बात करता है इंडिया इज टॉकिंग अबाउट जस्ट ट्रांजिशन, फेज डाउन करेंगे धीरे धीरे, बाद में फेज आउट तो नहीं कर सकते. एनर्जी शॉर्टेज भी है, गर्मी के दिन आ रहा है, सबको यही चलाते हैं. कूलिंग करने के लिए बिग बिग इंडस्ट्रीज दे यूज पावर, उसके कारण एनर्जी डिमांड बढ़ता है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होता है. तो ओवरऑल कोल इंडिया सेल्स अबाउट 10% ऑफ प्रोडक्शन, 70 to 80 million ईयर ईच ईयर. लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इंपोर्ट करना पड़ता है. इंपोर्ट कोल इज रिक्वायर्ड 6% बाय वेट. क्योंकि इंडिया में जो कोल है, इट इज सप्लाइंग 70% ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी. और इंडिया लॉन्ग टर्म में कोल पावर प्लांट भी स्टैब्लिश कर रहा है. अब वो कोल पावर प्लांट रहेंगे, वो इट विल अडहियर टू द प्रिंसिपल ऑफ द एनडीसी. वो ज्यादा लेस पॉल्यूटिव रहेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छा रहेगा. लेकिन वो जरूरी है. और जो एग्जिस्टिंग कोल प्लांट है, जो पुराने हो चुके हैं, उनको बंद किया जाए. और इंडिया में मोस्टली वी गेट बिटुमिनस हम्म. एंड एंथ्रासाइट वैरायटी ऑफ कोल. तो एंथ्रासाइट ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में मिलते हैं. इसमें 80 to 95% कार्बन कंटेंट रहता है. इट इग्नाइट स्लोली विद ब्लू फ्लेम. तो ब्लू फ्लेम मतलब कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है. एंड जो ब्लैक सूट है उसका अमाउंट बहुत कम है. और बिटुमिनस की बात करते हैं तो वो हम ज्यादा यूज कर रहे हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी. और इट इज हैविंग हाई हीटिंग कैपेसिटी. ज्यादा मिलता है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इस रीजन में. ओके. जॉब आउटलुक ब्लीक. बहुत इंपॉर्टेंट की हाईलाइट यहाँ पर है कि इंस्पायर ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, और धीरे धीरे लोग पढ़ भी रहे हैं, स्टेम एजुकेशन भी ले रहे हैं, डिग्री भी मिल रहा है. लेकिन देखा गया है कि जितने ज्यादा डिग्री मिलेगा, उतना आपका चांसेस कम हो जाता है एम्प्लॉयमेंट का. ऐसा क्यों है? क्योंकि आप नीचे वाला काम नहीं कर सकते, और जॉब वहीं पे क्रिएट हो रहा है. और दूसरे जॉब जो क्रिएट हो रहा है, इट इज इन द वेरी हाई प्रिसीजन एरिया. तो टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्विंग, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो रीस्केलिंग ऑफ स्किलिंग वो करना चाहिए. तभी जाके जो डिग्री मिसमैच है विथ रिस्पेक्ट टू द जॉब्स अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, वो कम हो सकता है. तो अगर डेटा देखा जाए तो अराउंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में 32% विमेन है, लेकिन मेल का 77% है. और जो एक ये बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकली इवॉल्विंग से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. तो इसका एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो गिग इकोनॉमी में जैसे कि फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज इन डिमांड है. तो अगर वहाँ पे भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो इनफॉर्मल सेक्टर में वो काफी हेल्प कर सकता है. यस. नेक्स्ट, एक और एक डेटा, ग्रेजुएट among the youth experience 9 times greater unemployment rate, 30%, rather than young person who could not read and write. यंग पर्सन है, वो पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, वो मनरेगा में काम कर सकते जाकर के, वो टेक्निकल जॉब ले सकते हैं, प्लम्बर बन सकते हैं, वो आईटीआई में जा सकते हैं. लेकिन जो ग्रेजुएट है, वो मनरेगा नहीं जा सकते, या कहीं और नहीं जा सकते, उनके लिए अलग एक जॉब क्रिएट. तो यही पे मिसमैच हो जाता है. उसके लिए ही फिर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करना पड़ेगा. सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर और गिग इकोनॉमी पर डिपेंड नहीं हो सकते. तभी जाके जो टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रहा है ओवर द ईयर्स, इसको डील कर सकते हैं. इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम वी हैव डिस्कस, वी आर मूविंग फॉरवर्ड. अनअवॉइडेबल ट्रेंड एट पॉलिटिकल रैलीज. उसमें बोला गया कि जो पॉलिसीज होता है, व्हेन लीडर अनाउंस इट, और जो प्रॉमिस दे अनाउंस करते हैं, लेकिन जब रियलिटी होता है वो तो डिफरेंट होता है. तो मिसमैच का बात होता है, तो इसमें कम होना चाहिए इन माय व्यू पॉइंट.
Indians chasing Canada MBA dream were at 5-year low in 2023. इसको कोविड छोड़ के सकते साथ हैं में फिर, क्या हो? इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। तो इंडियन चेजिंग कनाडा एमबीए ड्रीम हैज डिक्रीज टू 5-year लो। यूएस अभी तक टॉप डेस्टिनेशन फॉर कैंडिडेट ग्लोबली है, उसके बाद कनाडा। तो इट शोकेसेस दैट इंडिया में खुद का डिमांड बढ़ रहा है। आईएसबी ऐसे बिग इंस्टीट्यूशन है जो एमबीए ऑफर करता है एट अफोर्डेबल रेट रादर देन कनाडा। धीरे धीरे इंडिया विकसित भारत की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे इंडिया का इंस्टीट्यूशन है वो भी मोर एंड मोर रिकॉग्नाइज बाय द वर्ल्ड, और भी धीरे धीरे उनका जो एबिलिटी ऑफ जॉब्स है वो बढ़ सकता है। और एक और डिमांड आगे और कम हो सकती है गिवन पॉजिटिवली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉरेन कैंपसेस इंडिया में ओपन किए जाएंगे। हम्म उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर जॉब क्रिएशन होगा फॉर द प्रोफेसर्स, बाहर से आके पढ़ा सकते हैं। जो इंडियन की स्किल है दे कैन कोलैबोरेट विद द फॉरेन स्टूडेंट्स और एक साथ जॉइंट प्रोजेक्ट काम कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू कनाडा या फिर यूएस। आरबीआई एमपीसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एमपीसी 2015 में आया। के बारे में ब्रीफ कर दो 2 मिनट में। एमपीसी स्टैट्यूटरी बॉडी 2015 में उनका मैंडेट और इन्फ्लेशन टारगेटिंग इट इज डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि 4% +-2 के अराउंड ही इन्फ्लेशन को मीट करिए। तो आरबीआई ने एमपीसी लाया, और एमपीसी 6 मेंबर बॉडी, इसमें 3 आरबीआई को होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं, और 1 जो कास्टिंग वोट होता है इट इज गिवन बाय द आरबीआई गवर्नर। वो डिसाइड करते हैं साल भर में 4 बार, क्वार्टर, हाँ साल भर में 4 बार। तो एमपीसी में रेपो रेट, रिवर्स रेपो और ओपन मार्केट ऑपरेशन इसी में होता है आई थिंक। तो वो डिसाइड करते हैं रेपो रेट बढ़ाते हैं कम करते हैं जब उनको लगता है कि जो इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज्यादा है और कम, ज्यादा अगर है तो रेपो रेट बढ़ा देंगे, अगर कम है तो घटा देंगे। तो इसमें एमपीसी जो आया था फाइनेंस एक्ट ऑफ इंडिया 2016 में लेके आया गया था। हाँ। इसके अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो 3 मेंबर्स आर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। चेयरमैन इज आरबीआई गवर्नर, सो इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द आरबीआई गवर्नर। बाकी पॉइंट्स आपने मेंशन कर दिए। From birds to animal to land and sea, what driving deadly strain of H5N1? Avian flu है, it has killed birds। और कैसे इसको कैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ओवरऑल देखा जाता है तो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, बिहेवियर ऑफ द बर्ड्स इज चेंजिंग, न्यू एंड ऑन डिजीजेस, इन्वेजिव स्पीसीज बढ़ते आ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, और राइज ऑफ एंटीबायोटिक के कारण जो इम्यूनिटी सिस्टम है बर्ड्स और एनिमल को कम होते आ रहा है। इसी कारण स्ट्रेन जल्दी से बढ़ता है। कैसे टैकल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक कम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज डील करने के लिए वी हैव टू इम्प्लीमेंट एनडीसी। और बाकी जो इंडिया में इंस्टीट्यूशन है ना ना इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, उनका भी रोल होता है इसमें रिगार्डिंग द हेल्थ। ओनली 4% फर्म्स इन इंडिया रेडी टू टैकल साइबर सिक्योरिटी रिस्क। जो साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस इंडेक्स बताते हैं कि 4% सिर्फ कर सकते हैं ऐसा। तो क्या क्या इशू है? पहली बात है कि प्राइवेट सेक्टर और बिजनेस लीडर्स अक्रॉस जो न्यू चैलेंजेस बढ़ते आ रहे हैं, यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसके कारण साइबर सिक्योरिटी का चैलेंज डिफरेंट होते आ रहा है, और इट इज मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके लिए रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइक सर्टेन और नैसकॉम भी आता है। फिर अवेयरनेस होना चाहिए पीपल कि आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए, आप थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड मत करिए, आप एंटीवायरस डाउनलोड करिए। तो अलग अलग एरियाज। और गिवन इंडिया में जो एक्टिव इंटरनेट यूजर्स है आई फोर्सेस जो 820। ऊपर पड़े उनका भी रोल आता है कि जो भी सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी क्राइम होगा इंडिया में उसको कोऑर्डिनेट करके आप टैकल कर सकते हैं। मान जी। I was mentioning कि इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स एट प्रेजेंट कितने हैं, तो 820 मिलियन इज द नंबर, तो इसलिए सेफ्टी और इम्पोर्टेंट हो जाती है।
तो इंटरनेट पेनिट्रेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग, रूरल एरियाज में भी वी आर सीइंग कि देर आर मोर यूजर्स इंक्रीजिंग। भारत नेट प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी और इंक्रीज कर रहे हैं हम, बट एट द सेम टाइम साइबर सिक्योरिटी पे उस प्रोपोर्शनेट लेवल पे वर्क नहीं हो रहा है। वाई नवंबर दिसंबर टेम्परेचर में डिसाइड द रबी आउटपुट। ओवरऑल जो नॉर्थ वेस्टर्न ईस्टर्न इंडिया है दे ऑल्सो इस वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर सब जगह है, इट इज चेंजिंग और इट इज इम्पैक्टिंग द रबी आउटपुट, क्योंकि जो रिट्रीटिंग मानसून है उनका भी दायरा आगे शिफ्टवर्ड हो चुका है। तो ओवरऑल सब में देखा जाता है तो सोइंग पीरियड चेंज हो गया, ड्राई वेदर के कारण डिप्लीटेड वाटर लेवल्स, ऑल दीज आर इम्पैक्टिंग द सोइंग पीरियड। तो हाँ, एक तरीके से पूरी क्रॉपिंग साइकिल जो है वो आगे शिफ्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज जो वेदर है, जो विंटर्स वी सॉ की लेट ऑनसेट हुआ, जैसे अगर रेनफॉल की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं स्नोफॉल ऑल्सो, तो पीरियड द सीजन इज शिफ्टेड अहेड। तो उसकी वजह से पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर एक जो मेजर स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट होगा। हम्म। तो क्या कर सकते हैं, पहली बात तो कि विंड सिस्टम हो गया, पता लगा सकते हैं। फिर किसान साइबर कोऑर्डिनेशन सिस्टम था, इंटीग्रेटेड कमांड जो स्टैब्लिश किया कृषि भवन में, उसको यूज कर सकते हैं। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, क्रिएशन ऑफ न्यू जीएम क्रॉप दैट इज क्लाइमेट रेजिलिएंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वाटर एक्विफायर रिचार्ज कर सकते हैं लोकल लेवल पे। और जो ट्रेडिशनल हेरिटेज और सीड बैंक इसको यूज कर सकते हैं टू कंजर्व द ट्रेडिशनल जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्लांट्स। एराडिकेशन ऑफ द टीबी रिमेन्स अ डिस्टेंट गोल। इसमें बोला गया कल ही पढ़े कि 5% और टीबी केसेस है वो अनडिटेक्टेड है, बाकी 95% जो है इट इज क्यूरेबल और क्योर किया जा सकता है। 5% बहुत होता है क्योंकि इसमें मिलियंस का बात हो रहा है। तो कैसे, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, तो यू कैन राइट दिस डाउन। राशन ट्रायल झारखंड में जो 10 kg फूड बास्केट देते हैं फॉर द टीबी पेशेंट, निक्शा पोर्टल वे डिस्कस। और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है सबसे ज्यादा टीबी में, तो अंडर न्यूट्रिशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसर्न रिगार्डिंग टीबी। अंडर न्यूट्रिशन के कारण ही डेथ बढ़ता है और एक्सडीआर टीबी होने का खतरा होता है क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के कारण भी होता है। टीबी केयर मॉडल तमिलनाडु में, जैसे हमने बात किया अभी झारखंड में राशन ट्रायल, वैसे टीबी केयर मॉडल तमिलनाडु में, जिसमें इल जो लोग हैं उनको ट्रीट पहले किया जाता है और कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और केयर भी किया जाता है। 70% और टीबी डेथ होता है फर्स्ट 2 मंथ के अंदर में, इसलिए बोला जाता है कि पहला 2-3 महीना 4 महीना है उसको एक डील किया जाए। वर्ल्ड में अगर बोला जाए तो 31% ग्लोबल बर्डन टीबी का इंडिया।